वेलकम टू जीके क्लासेस। सो आज हम स्टैटिक्स का नेक्स्ट एपिसोड डिस्कस करेंगे और अभी तक आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा है कि ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक एक ऐसा पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का जिसमें जो भी एग्जाम हो उसमें जो है स्टैटिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और पहले के जो क्वेश्चन के जो वीडियोस हैं वो भी आप जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो नोटिफिकेशन जो है आपको नहीं मिल पाएगा। और इस क्लास की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल जीके क्लासेस में ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है? तो देखिए 5 क्वेश्चन है आपके सामने, इन पांचों के माध्यम से आपको और भी नई चीजें पता चलेगी। विसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है, ये राइट है। कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है, ये भी राइट है। एंड स्ट्राम्बोली, जो स्ट्राम्बोली है उसे क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये यहाँ पर है, ये आपको पता है। स्ट्राम्बोली को बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। एंड क्राकाटोआ जो है वो इंडोनेशिया में स्थित है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है, तो जो कोटोपैक्सी है वो कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। और ये वाला इसमें राइट है क्योंकि कोटोपैक्सी जो है कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर में स्थित है, आप ये भी याद रखिएगा। एंड ये जो 3 मैंने आपको बताया है ये भी याद रखिएगा। तो देखिए ये चारों क्वेश्चन आपको याद रखना है। एंड एक और मैं आपको बताऊंगी कि जो बैरन ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी जो है कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में है। और ये जो बैरन ज्वालामुखी है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी जो है भारत का जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, सती प्रथा के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। जो सती प्रथा है उसके बारे में कौन सी बात जो है गलत है वो आपको बतानी है। तो गलत वाले पे फोकस करना है, सही वाला इसमें नहीं बताना है, गलत वाला बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो सती प्रथा है ये सबसे पुराना, जो सती प्रथा है ये सबसे पुराना साक्ष्य है। सती प्रथा जो है सबसे पुराना जो साक्ष्य है, और ये कहाँ से मिला? तो ये हमें मिला एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा का साक्ष्य मिला है और ये सबसे पुराना है। और ये एरण भी पूछ सकता है कि कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के सागर में है, ये भी याद रखिएगा। जो एरण है वो मध्य प्रदेश के सागर में है। एंड जो एरण अभिलेख है, एरण अभिलेख जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भानुगुप्त का अभिलेख है। एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त का है, भानुगुप्त का अभिलेख है। और सती प्रथा का जो विरोध है, विरोध किसने किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने जो है सती प्रथा का विरोध किया था और इनको जो है राजा की उपाधि, ये भी याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय को जो है राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर II ने। अकबर II ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि दी थी। और राजा राम मोहन रॉय का जो है निधन कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में, ये भी याद रखिएगा। इनका जो निधन है वो ब्रिस्टल जो कि इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड, यहाँ पर जो है राजा राम मोहन रॉय का निधन हुआ था। और सती प्रथा को बैन किसने किया था? किसके द्वारा इसको बंद किया गया था? तो विलियम बेंटिक। मैंने आपको बताया भी है पहले कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे विलियम बेंटिक। और इन्हीं के द्वारा, विलियम बेंटिक के द्वारा जो है सती प्रथा को बैन किया गया था। और कब किया गया था? 1829, ये साल याद रखिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि सती प्रथा को कब बंद किया गया था? 1829 में। ये सारी बातें याद रखिएगा। अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट इज, सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है, ये एकदम सही बात है। और एरण जो है
कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के सागर में है। एरन अभिलेख का जो संबंध है वो चंद्रगुप्त से है, तो ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया इसका संबंध किससे है? भानुगुप्त से है। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया, ये भी इसमें करेक्ट है। एंड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित किया, बैन किया, ये भी इसमें राइट है। तो गलत केवल बी है और ये तीनों सही हैं। तो इसमें असत्य पूछा है, तो जो गलत वाला है वही इसमें राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। और वीडियो पसंद आए तो आप इसे स्टडी से रिलेटेड फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर किया करो, सो दैट जो दूसरे लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, असत्य को पहचानिए। इसमें आपको जो है गलत वाला बताना है। तो देखिए जो आनंद मठ है, आनंद मठ को जो है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसी से जो है वंदे मातरम लिया गया है। आपको पता है कि इसी से जो है वंदे मातरम लिया गया है। और वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये आप सबको पता है कि जो वंदे मातरम है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसको आनंद मठ से लिया गया है। और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये इसमें एकदम राइट है। लाइफ डिवाइन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अरविंद घोष, ये भी इसमें राइट है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड जो है अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है, ये इसमें गलत है क्योंकि इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। याद रखिएगा, अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। एंड डी, इंडिया स्ट्रगल, ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस। ये एकदम सही, ये इसमें एकदम करेक्ट है। और अभी इन्हीं के जो जन्म दिवस पर जो है पराक्रम दिवस जो है हाल ही में मनाना स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी, तो ये भी याद रखिएगा। और इंडिया स्ट्रगल के किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें गलत वाला बताना है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया डिवाइडेड, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, ये इसमें राइट आंसर होगा। जो मैं साथ में आपको राइट आंसर बताती हूँ आप वो भी उसे लिखा कीजिए क्योंकि इससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड क्वेश्चन नंबर 4, असुमेलित की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें बताना है कि किसका जो मिलान है, किसकी मैचिंग है वो करेक्ट नहीं है, तो आपको इसमें गलत वाला बताना है। तो देखिए सबसे पहले नाभिकीय संलयन सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है, ये एकदम करेक्ट है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जो है मिलकर क्या बनाता है? हीलियम। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर जो है हीलियम का निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो ये नाभिकीय संलयन जो है सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत है, ये एकदम करेक्ट है। परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने प्रस्तुत किया, ये भी इसमें राइट है। ग्रेफाइट, भारी जल परमाणु भट्टी में मंदक है, ये भी इसमें करेक्ट है। एंड भारी जल को आपको पता ही है क्या बोलते हैं? D2O। भारी जल को जो है D2O बोलते हैं, ये भी इसमें करेक्ट है। एंड डी, यूरेनियम 238 संवर्धित को इंग्लिश में बोलते हैं एनरिच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनरिच। संवर्धित को यूरेनियम 238 संवर्धित यूरेनियम है, ये इसमें सही नहीं है, ये गलत है क्योंकि जो यूरेनियम 235 होता है, यूरेनियम 235 ये क्या करता है? ये एनरिच है, ये संवर्धित है। और परमाणु भट्टी में, याद रखिएगा, जो परमाणु भट्टी है, परमाणु भट्टी में जो है यूरेनियम 235 का यूज होगा, तो ये इसमें गलत है क्योंकि इसमें दिया हुआ है यूरेनियम 238, यहाँ पर होना चाहिए कि यूरेनियम जो 235 है एनरिच, ये संवर्धित है, और ये परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 का यूज होता है, तो ये इसमें गलत है। बाकी जो है सारे सही हैं। एंड ई देखते हैं, रेडियो सक्रियता की इकाई बैकुरल है, ये भी राइट है। और इसका संबंध किससे है? तो रेडियो सक्रियता का संबंध जो है मैडम क्यूरी से इसका संबंध है। तो देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको 5 नए क्वेश्चन जो है सीखने को मिला है, और ये पांचों जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में इसको बनाकर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर 235 होना चाहिए, ये वाला इसमें गलत है, और गलत वाला पूछा है तो जो गलत है वही इसमें सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम 238 संवर्धित यूरेनियम है, ये गलत है, बट इसमें गलत वाला पूछा है तो ये इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
माउंट विंसन मैसिव किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आपको इसमें बताना है कि जो माउंट विंसन मैसिव है ये किस महाद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको अलग से दूसरे भी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है उसका भी आपको पता चलेगा। तो जो उत्तरी अमेरिका है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मैकिन्ले जो है ये उत्तरी अमेरिका की जो है सबसे ऊंची चोटी है और इसी का जो नया नाम है वो कौन सा है? माउंट डेनाली। इसी का जो माउंट मैकिन्ले है इसका नया नाम है माउंट डेनाली और ये उत्तरी अमेरिका की जो है सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका की, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दक्षिणी अमेरिका के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, आपको उससे बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। तो दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एकांगुआ। ये जो है दक्षिणी अमेरिका की जो है सबसे ऊंची चोटी है और ये एंडीज पर्वतमाला के अंदर आता है। ये भी याद रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ और ये एंडीज पर्वतमाला के अंदर आता है। एंड सी अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और ये तंजानिया में है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये तंजानिया में स्थित है और ये अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी है। एंड अंटार्कटिका की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट विंसन मैसिव। ये इसमें राइट है क्योंकि इसमें पूछा है कि माउंट विंसन मैसिव किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है। और देखिए एक बच गया यूरोप, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है एल्ब्रूज। ये नाम याद रखिएगा, एल्ब्रूज है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रूज और ये कॉकेकस पर्वतमाला में स्थित है। ये भी याद रखिएगा, ये जो है कॉकेसस कौन से पर्वतमाला में स्थित है? तो कॉकेकस पर्वतमाला में स्थित है, एल्ब्रूज है और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस शैली का संबंध जो है मंदिर निर्माण से नहीं है? नहीं वाला पूछ रहा है। तो देखिए जो मंदिर की शैलियाँ होती हैं, सबसे पहले वो आप अगर एक बार तीनों जो पॉइंट है याद रख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन किसी टाइप से पूछेगा तो वो बताने में आपको आसानी होगी। तो मैं आपको इसको डिटेल में यहाँ पे अच्छे से समझा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है अगर बात करें मंदिर निर्माण की कौन सी शैली है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। अगर पूछे कि उत्तर भारत में कौन सी शैली होती है, तो यहाँ पर उत्तर भारत में तो वो होती है नागर। उत्तर भारत की शैली होती है नागर। एंड जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की कौन सी शैली होती है? तो वो होती है द्रविड़। दक्षिण भारत की शैली होती है द्रविड़ और इन दोनों के जो बीच में है वो कौन सी है? बेसर शैली। तो उत्तर भारत में है नागर शैली एंड जो है दक्षिण भारत में कौन सी शैली है? तो वो है दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। अब देखिए इन दोनों के बीच में है बेसर शैली। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सी शैली का मंदिर है, उसका निर्माण किस शैली में हुआ है। तो देखिए जो नागर शैली है इसके कुछ एग्जाम्पल, नागर शैली के एग्जाम्पल हैं जैसे कि उड़ीसा के मंदिर हो गए, राजस्थान के दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो हो गया। एंड मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर, ये किसके एग्जाम्पल है? ये है नागर शैली का एग्जाम्पल। और मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना हुआ है। तो ये जो है नागर शैली नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में है। एंड इसके एग्जाम्पल है उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर हो गया, जगन्नाथ का मंदिर हो गया, राजस्थान का जो जैन मंदिर है दिलवाड़ा का वो हो गया, मध्य प्रदेश का जो खजुराहो मंदिर है पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये है नागर शैली का एग्जाम्पल। अब देखिए द्रविड़ शैली का एग्जाम्पल। तो देखिए जो द्रविड़ शैली है इसको मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। द्रविड़ शैली का जो मीनाक्षी मंदिर हो गया जो कि कहाँ पर स्थित है? मदुरई में।
वैज्ञा नदी के किनारे, ये भी याद रखिएगा। तो मीनाक्षी मंदिर जो है, और एक बृहदेश्वर मंदिर हो गया, बृहदेश्वर मंदिर, ये भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये जो है द्रविड़ शैली के उदाहरण है और ये दक्षिण भारत में है। और दक्षिण जो द्रविड़ शैली है, इसकी एक खास बात ये होती है कि ये पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं। ये जो है पिरामिड नुमा जो द्रविड़ शैली है दक्षिण भारत की, उसके मंदिर की खास बात ये है कि ये पिरामिड नुमा मंदिर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। एंड जो बेसर मंदिर है, बेसर मंदिर, बेसर मंदिर का एग्जाम्पल क्या है, तो ये है होयलेश्वर मंदिर, ये भी याद रखिएगा। जो होयलेश्वर मंदिर है, होयलेश्वर मंदिर जो है ये बेसर शैली का एग्जाम्पल है। तो देखिए मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। अब चलिए एक बार मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। नागर शैली उत्तर भारत की है और इसका एग्जाम्पल है उड़ीसा का कोणार्क मंदिर हो गया, जगन्नाथ मंदिर हो गया, राजस्थान का दिलवाड़ा जैन मंदिर हो गया, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर। द्रविड़ शैली का जो एग्जाम्पल है वो हो गया मीनाक्षी मंदिर एंड बृहदेश्वर मंदिर, और बेसर जो शैली है उसका एग्जाम्पल है होयलेश्वर मंदिर। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा कि कौन सी जो शैली है कौन से साइड में है, जैसे कि नागर शैली उत्तर भारत में है एंड द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में है। तो अब देखिए ऑप्शन से देखते हैं। तो इसमें पूछा था कि किस शैली का संबंध मंदिर निर्माण से नहीं है, तो नागर शैली का भी है, द्रविड़ शैली का भी है एंड बेसर शैली का है। चार बाग शैली है, इसका संबंध नहीं है, क्योंकि जो चार बाग शैली है ये हुमायूं का मकबरा है। जो हुमायूं का मकबरा है वो किस शैली में बना हुआ है, तो वो हुमायूं का मकबरा जो है ये चार बाग शैली में बना हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में, दिल्ली में बना हुआ है हुमायूं का मकबरा। कौन सी शैली में, चार बाग शैली में। तो ये जो है इसमें नहीं होगा, इसमें पूछा था कौन सा नहीं है, तो ये इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो शैली मैंने आपको बताया इसे याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो कितना चेंज हो चुका है। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा नहीं है, तो अगर आपको 3 पता होंगे तो ही आप इसमें से गलत वाला बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज असत्य को पहचानिए। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस, जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा है, क्योंकि ये पूछा हुआ है। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपने देखा भी होगा कि कोई ना कोई एक ऑप्शन या ये दूसरा ऐसे उठाकर पूछ देता है, तो इसलिए याद रखिएगा। और ये यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। तो देखिए जो वितिस्ता है, वितिस्ता का जो नाम है वेदों में वो क्या है, झेलम नदी, ये इसमें एकदम करेक्ट है। वितिस्ता को झेलम नदी बोलते हैं। अस्किनी को क्या बोलते हैं, चेनाब नदी, अस्किनी को जो है चेनाब नदी बोलते हैं, ये भी एकदम इसमें सही है। एंड जो पारुष्णी है उसे रावी नदी बोलते हैं, ये भी एकदम करेक्ट है। एंड जो अघन्या है, अघन्या को बोला है कि व्यास नदी, ये इसमें गलत है। अघन्या को व्यास नदी नहीं बोलते हैं, अघन्या को क्या बोलते हैं, तो अघन्या को जो है गाय, अघन्या को गाय बोलते हैं। और यही सवाल जो है पूछा गया था कि गाय को जो है वेदों में किस नाम से जानते हैं, गाय को जो है वेदों में किस नाम से जानते हैं, तो गाय को अघन्या, गाय को जो है वेदों में अघन्या नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि अघन्या को वेदों में जो है गाय के नाम से जानते हैं। तो ये इसका जो है इसमें बोला था असत्य वाला, तो यही इसमें राइट होगा, क्योंकि अघन्या को व्यास नदी नहीं गाय बोलते हैं वेदों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि भौतिक परिवर्तन जो है क्या होता है, तो कोई भी चीज़ बनाई जाए और कोई भी चीज़ बनाए एंड वो वापस आ जाए, कोई भी चीज़ बनाए एंड वो वापस जो है कन्वर्ट हो जाए उसी अपने पहले रूप में, उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ को पिघलाया गया, तो बर्फ़ को पिघलाने पर क्या बनेगा, जो बर्फ़ है आइस, उसको पिघलाने पे क्या बनेगा, पानी, वाटर। और अगर उसी पानी को जमा दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो जो दोनों दिशाओं में चले, जो दोनों दिशाओं में चले उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को आपने बनाया और दोबारा से वो चीज़ उस रूप में वापस आ जाए उसे बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। एंड रासायनिक परिवर्तन भी आपको बता देती हूँ। जो रासायनिक परिवर्तन
ये होता है कि आपने कोई चीज़ बनाई बट वो उस दोबारा से उस रूप में कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे कि मान लीजिए दूध से दही का जमना, तो दूध से दही जम गया, तो क्या आप दही से दोबारा से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। बर्फ का पानी में बदलना, हाँ ये भौतिक परिवर्तन है। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ जो है बनाए और वो वापस आ जाए, तो बर्फ से पानी बना एंड पानी से दोबारा से हम बर्फ भी बना सकते हैं, तो ये इसमें सही है। मोम का पिघलना, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम के पिघलने के बाद हम दोबारा से उसको मोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही बनना, जो दूध है उसका दही बनना, तो क्या दही से दोबारा दूध बन सकता है? नहीं, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ये किसका है? रासायनिक परिवर्तन का, तो ये इसमें गलत है। एंड डी संघनन, संघनन को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड इसका मतलब क्या होता है कि जो भाप है, भाप का जो है बर्फ में कन्वर्ट, भाप का बर्फ में कन्वर्ट होना एंड वापिस से जो है बर्फ जो है भाप में जो है कन्वर्ट हो जाना, मतलब भाप का पहले बर्फ में कन्वर्ट हो जाना एंड बर्फ से वापस भाप बन जाना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन का है, क्योंकि इसमें जो है कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपको बता दिया मैंने। तो इसमें क्या पूछा था? इसमें पूछा था कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो जो रासायनिक परिवर्तन वाला होगा वही इसमें करेक्ट होगा। तो ये जो है बर्फ का पानी में बदलना भौतिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है, संघनन भी भौतिक परिवर्तन है। ये जो दूध से दही का बनना, ये इसमें राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा दूध का दही बनना। और एक चीज़ और मैं आपको बता रही हूँ, जो संक्षारण है ये भी पूछता है। संक्षारण का मतलब होता है कि लोहे पर जंग लगना। जो लोहा होता है, लोहे पर जंग लगना, तो क्या आप इसको दोबारा से जंग से लोहा बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है संक्षारण। तो ये था सारी बातें जो मैंने आपको बता दी हैं। आप इसका डिफरेंस याद रखेंगे तो आप कोई भी ऑप्शन दिया रहेगा आप उसे आसानी से एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बौद्ध धर्म के संदर्भ में असत्य को पहचानिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और आपने देखा होगा कि ये जो ऑप्शन है, इसमें से कोई ना कोई ऑप्शन जो है, आपने कोई एग्जाम दिया होगा उसमें ऐसा ऑप्शन आपको जरूर मिला होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो जरूर बनकर पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में जो पहला उपदेश था, जो पहला उपदेश था महात्मा बुद्ध ने, वो कहाँ पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और सारनाथ जो है वाराणसी में स्थित है। तो पहला उपदेश इन्होंने ये भी पूछता है कि इनका पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, वाराणसी, याद रखिएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? इनका जो पहला उपदेश है इसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, धर्मचक्र प्रवर्तन। इनका जो पहला उपदेश है उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और महात्मा बुद्ध का जो निधन हो गया था, महात्मा बुद्ध का जो निधन है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध का जो है निधन हुआ था। और इनके निधन को किस नाम से जाना जाता है? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब है कि जो गौतम बुद्ध जी का है निधन हुआ था उसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा। और इनका जो गृह त्याग था, गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग था, उसे किस नाम से जानते हैं? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा। इनका जो निधन हुआ था जो गृह त्याग था गौतम बुद्ध का, उसको किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण भी बोलते हैं इसको। तो याद रखिएगा इनका गृह त्याग। तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन, ये
इसका संबंध गृह त्याग से है, तो ये इसमें गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश था जो कि सारनाथ वाराणसी में दिया गया था, उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, ना कि गृह त्याग। इनके गृह त्याग को क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, याद रखिएगा, ये इसमें गलत है। महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध का निधन, ये एकदम करेक्ट है। और कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। एंड सी, जातक ग्रंथ, बुद्ध के जो पूर्व जन्म की कथा है उसको किससे जानते हैं? तो वो जातक ग्रंथ से मिला था, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा, ये भी एकदम करेक्ट है। एंड हीनायान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय, और ये कौन सी बौद्ध संगति में इसका निर्माण हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगति है उसमें इसका निर्माण हुआ था, हीनायान और महायान का। तो चलिए एक बार इसका रिवीजन देखते हैं। ये सारी बातें आप इसको नोट भी करते जाइएगा कॉपी में। देखिए, सबसे पहले जो बौद्ध धर्म है उनका जो पहला उपदेश है महात्मा बुद्ध जी का, उन्होंने सारनाथ वाराणसी में दिया है और इसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध जी का जो निधन है उसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं, और वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है उसे क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है गलत वाला, आपको इसमें रॉन्ग वाला बताना है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, धर्मचक्र प्रवर्तन, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गृह त्याग, और बल्कि जो है धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किससे है? तो वो है महात्मा बुद्ध जी का पहला उपदेश। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। असत्य को पहचानिए। आपको इसमें जो इनकरेक्ट है वो बताना है। तो ध्यान से पहले ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल जो है इसका संबंध किससे है? खाद्य पदार्थ का परिरक्षण। और एक जो और भी कुछ लिखा मिल सकता है, जैसे कि सोडियम बेंजोएट। जो सोडियम बेंजोएट है ये भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम बेंजोएट का जो संबंध है या फिर जो बेंजोइक अम्ल है वो खाद्य पदार्थ का परिरक्षण है, ये एकदम करेक्ट है। एंड ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मिक अम्ल। जो फॉर्मिक एसिड होती है, जो लाल चींटी के काटने पे जो हल्का सा जो पेन होता है वो किसके वजह से होता है? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। उसमें फॉर्मिक एसिड जो चींटी काटती है तो जो पेन होता है उसका रीज़न क्या है? फॉर्मिक एसिड, ये करेक्ट है। ये जो ऑप्शन जो चारों लिए हुए हैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन भी उठाकर एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन रखा है, आप इसे याद कर लीजिएगा, आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। एंड सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं एंटा एसिड। जब भी पेट में, स्टमक में जो एसिडिटी होती है तो एसिडिटी के लिए कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड ये कैसा होता है? जो ठंडी ठंडी जो दवा आती है उसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये होता है एंटा एसिड, ये भी करेक्ट है। एंड एसिटिक अम्ल, जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड, ये नींबू में मिलता है, तो ये इसमें जो है गलत है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो नींबू होता है, नींबू जो है सिट्रिक एसिड, इसका क्या होता है? सिट्रिक एसिड। अगर यहाँ पर सिट्रिक एसिड लिखा होता तो ये सही होता, बट यहाँ पर दिया है एसिटिक अम्ल और इसका संबंध है नींबू से, तो नहीं। सिट्रिक एसिड से क्या जो नींबू होता है उससे क्या मिलता है? सिट्रिक एसिड, तो इसलिए ये गलत हो गया है। और जो एसिटिक अम्ल है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ये किस में होता है? सिरका में। जो सिरका होता है उसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो ये देखिए, ये सारी ऑप्शन जो है आप याद रखिएगा। तो इसमें पूछा था गलत वाला, तो गलत वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल, क्योंकि एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है। एंड नींबू जो है, जो सिट्रिक एसिड है, उसमें नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको कराऊंगी सीरीज़ में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। और पहले के जितने भी क्लासेस मैंने आपकी ली हैं उसे एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट होता है, इसलिए आप कितना भी पढ़ लीजिए बट रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।